नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम धोखे पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो दो का पंच। दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं और आपको तमाम वो खबरें देते हैं जो हमारे रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स हम तक पहुंचाते हैं। हम उनको लाइव जोड़कर आपको तमाम खबरों की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, यानी एक बार फिर ईवीएम मशीन चर्चा में है क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अगली खबर हमारे पास है प्रवासी भारतीय यानी एनआरआईज को लेकर एक सम्मेलन हुआ है, उसकी क्या खबर है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे अमित शाह की रैली की बात करेंगे जो कि पश्चिम बंगाल में काफी विवादों के बाद वहां पर वो रैली हो रही है और उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एनकाउंटर की जो शोपियां में हुआ है। आतंकवादियों की कमर लगातार तोड़ रहे हैं सुरक्षा बल और इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, बल्कि खबर क्या वो आप ही से जुड़ी हुई खबर है। बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश में, उत्तर भारत में बर्फबारी भी हो रही है, ओलावृष्टि भी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम मशीन की। ईवीएम मशीन के बारे में कहा गया है कि वो हैक हुई थी और उसको एक बार फिर चर्चा में है, विवाद में है और इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव लगभग सिर पर है। हालांकि पीछे भी इस पर चर्चा हुई थी, कई चुनावों में इसको लेकर चर्चा हुई है, आरोप लगे हैं। हमारे साथ अभिजीत रहेंगे, अभिजीत से जानकारी लेंगे और उसके अलावा बताएंगे रविशंकर प्रसाद और गोपीनाथ मुंडे के जो एक भतीजे रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभिजीत से जरा ब्रीफ ले लेते हैं। अभिजीत, ईवीएम फिर चर्चा में है, बल्कि कहा जाए विवादों में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हैकर का जो दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और गोपीनाथ मुंडे की उन्होंने कहा कि उनकी मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उनको ईवीएम के बारे में पता था। खुलासा तो है, इसको राजनीतिक भी बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा है। सरकार को या फिर विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो उनके गोपीनाथ मुंडे के जो भतीजे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी मौत की जांच कराई जाए, तो बिल्कुल वो जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन अभिजीत, 2 चीजों को कहना चाहेंगे एज ए जर्नलिस्ट। हम बात करेंगे ईवीएम पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा, सैदी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इनवाइट किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया और कहा कि आप हैक करके दिखाइए। चैलेंज भी था और वो खुद भी जानना चाहते थे कि आखिर होता कैसे। कोई नहीं पहुंचा और तमाम चीजें कहीं ना कहीं फिर ठंडे बस्ते में चलेगी। चुनाव आए, आरोप लगने लगा। आपने देखा होगा जब भी कांग्रेस या कोई विपक्षी पार्टी जीतती है वो कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती है। आम आदमी पार्टी हमेशा सवाल उठाती है, पंजाब में और जगह, लेकिन जब 70 में से 67 सीट उसको मिली उसने सवाल नहीं उठाया। 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली है, सवाल नहीं उठा, फिर सवाल उठ रहा है। सवाल ये नहीं हम किसी का फेवर या विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कैसी राजनीति है। बिल्कुल, देखिए यही बात मैं भी कहने वाला था कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाते, जब आप हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में खराबी है। कहीं ना कहीं ये राजनीति का एक भी हिस्सा है और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है कि ईवीएम टेम्पर्ड प्रूफ है, उसको हैक किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं कि बैलेट पेपर से ही फिर से मतदान हो चाहिए। जब डिजिटल जमाना है तो फिर हम ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं और वहां भी ये टेम्पर प्रूफ है, इसको हैक नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। लेकिन ठीक है, हम आते हैं अभिजीत, सवाल कई और भी हैं लेकिन इसको हम बिल्कुल फुल प्रूफ हम नहीं कह सकते, सवाल हम भी उठा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ तरुण शर्मा भी जुड़े, लेकिन जरा देखते हैं रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे के भतीजे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब उनकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी, गोपीनाथ मुंडे बड़े लीडर थे, बीजेपी के बड़े लीडर थे, बीजेपी की ही सरकार थी, बड़ा सवाल उठ रहा है। दोनों बातें सुनते फिर अभिजीत से और तरुण शर्मा से बात करेंगे। श्रीमान केजरीवाल जी जीते दिल्ली में तो ईवीएम ठीक था, अमरिंदर सिंह जीते पंजाब में तो ईवीएम ठीक था, एलडीएफ जीता केरला में तो ईवीएम ठीक है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? उन्होंने किसका साया लिया? स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का, जो अब स्वयं उपलब्ध नहीं है इसका जवाब देने के लिए। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम लोगों ने शपथ ली थी, उसके 1-2 महीने में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था कार से। और सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कल 1-2 टीवी चैनल्स पे कहा कि मैंने पोस्टमार्टम किया था और वो कार एक्सीडेंट के कारण उनके गर्दन में चोट लगी, उनकी डेथ हुई। बहुत दुखद बात है कि अगर इस कदर से कोई मुंडे साहब के मृत्यु से कारण अगर जोड़ा जाता है आज, पहले तो कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट था, सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई, सीबीआई ने इंक्वायरी का रिपोर्ट दिया गया कि हाँ ये एक्सीडेंट में ही उनकी डेथ हो गई है। तब थोड़ा सा विश्वास हुआ लोगों को कि ठीक है एक एक्सीडेंट में हो सकता है। लेकिन आज ऐसी क्या बात हुई कि वो न्यूयॉर्क से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके
मुंडे साहब की मृत्यु का कारण भी ईवीएम हैकिंग के बारे में की जानकारी बता रहे हैं और ये मृत्यु उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। ये इसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। अभिजीत, हमारे साथ तरुण शर्मा भी जुड़ गए। तरुण शर्मा, दो विवाद अगर देखे जाएं फिर चर्चा में है। अगर देखा जाए तो ईवीएम विवादों को लेकर चर्चा में है। हालांकि हम इस बात को दोनों सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तरुण, आपकी कुछ लोगों से बात हुई है, क्या खबर है आपके पास? जहां तक मैं समझता हूं कि लगभग 20 साल हो गए हैं इसमें लागू हुए। 10 साल यूपीए सत्ता में रही। 2007 में जो है मायावती यूपी में चुनाव जीती। 2012 में अखिलेश यादव जीते। ममता बनर्जी ने 2 बार जो है विधानसभा चुनाव जीती। लेकिन तब जो है इसको मुद्दा नहीं बनाया जाता। तमाम एक्सपर्ट से हमारी बात हुई थी और तमाम लोगों से हुई थी, तो ज्यादातर लोग इस सोच में दिखे कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो ईवीएम मशीन है इसको हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या जानकारी है? क्योंकि जो हमारे देश का अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो पूरे इसमें उसकी चर्चा होती है कि लगातार किस तरह से हमारा इलेक्शन होता है। लेकिन जब ये जिस तरह से हमने जो आंकड़े दिए कि जब यूपीए सत्ता में होता है तो बीजेपी कैसे उसे हैक कर सकती थी या किस तरह की चीजें थी, तो ऐसा जनरली जिस तरह आप हम बात कर रहे थे कि ये सब चीजें जब फेवर में ना हो तो ईवीएम को बना देना। 3 राज्यों में भी जीत मिली तो उसके लिए तब उस पर जो है ईवीएम से सवाल नहीं उठाए गए। अब क्योंकि 2019 का चुनाव है और ऐसे में बैलेट पेपर, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि जब डिजिटल का जमाना है तो ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराया जाए? यानी अगर देखा जाए ये जो ईवीएम है कई देशों में चल भी रही है और कई देशों ने बंद भी कर दी है, लेकिन भारत में लगातार इसको लेकर राजनीति हुई है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अगर दिल्ली में 67 सीटें जीत जाती है आम आदमी पार्टी 70 में से, तो उसको सवाल नहीं जहन में आता है, लेकिन बाहर जहां बाहर जाती है वो सवाल उठाती है। इसी तरीके से 3 राज्यों में अभी कांग्रेस को जीत मिली है। शुरू में जब उसको लग रहा था तो उसने सवाल उठाए, लेकिन जैसे जीत मिली तो उसके बाद सवाल ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि इसको हम भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग हो सकता है कुछ होता हो, लेकिन ये टेक्निकल लोग बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा चैलेंज किया था और आकर कहा था कि आप आइए और अपना जो भी आपका दावा है उसे करके दिखाइए। कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं पहुंची। तरुण शर्मा, ऐसे में अगर देखा जाए सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान ये राजनीति है या वाकई में इसको लेकर किसी के पास कोई होमवर्क है? देखिए, जिस तरह आपने बताया कि जब जो इलेक्शन कमीशन ने जब अपनी तरफ से मशीन को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इन्वाइट किया था तो उसके अंदर जो है काफी सारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं गई थी। क्योंकि मैंने जब देखा था राघव चड्ढा वहां पर पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से कई जो मंत्री थे केंद्र सरकार के वो पहुंचे थे, तो मैंने कवर की थी। तमाम राजनीतिक दलों के लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन तरुण, इसी दौरान एक सवाल आपसे यह भी बनता है, जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे को लेकर चर्चा की जा रही है और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि उसमें स्पष्टीकरण भी दे दिया है रविशंकर प्रसाद ने, लेकिन क्या लगता है राजनीति का स्तर घट गया है या वाकई में वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिसे कह रहे लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए, जहां तक गोपीनाथ मुंडे जी की बात रही कि उस समय उनके साथ क्या था क्या नहीं था, वो तो इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें तो कोई पुलिस हो या कोई भी जो व्यक्ति है वो नहीं पूछ सकता। लेकिन कपिल सिब्बल की मौजूदगी भी जिस तरह से बताई जा रही थी, कपिल सिब्बल भी वहां पर मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद जिस तरह से उन्होंने प्रेफरेंस करके पूरा मामला ही साफ कर दिया, देश के कानून मंत्री हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और सवाल बाकी हैं। हम लोग लेकिन ये कह सकते हैं कि कई जगह ईवीएम हैक हुआ है कई बाहर के देशों में, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर लगातार सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया। आजादी जब तक का आपने भी देखा होगा, इतने लंबे समय से हम लोग आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम का मुद्दा सिर्फ चुनाव के आसपास ही उठाया जाता है। इलेक्शन कमीशन जब आपको चैलेंज कर सकता है, आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं जाते हैं जो सौरभ भारद्वाज ईवीएम को हैक करके दिखाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जाए कोई प्रूफ दे, तो बाकायदा, क्योंकि अब चुनाव 2019 का चुनाव है और ऐसे में कई सारी और इस तरह के मुद्दे हमें देखने को मिलेंगे। जी अभिजीत, जैसे तरुण भी कह रहे हैं कि अभी चुनाव सिर पर हैं, कुछ मुद्दे और भी देखने को मिलेंगे, बदजुबानी देखने को मिलेगी, एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने भी मिलेंगे, उसके अलावा और भी चीजें होंगी और करप्शन के भी आरोप लगेंगे, ईवीएम को लेकर भी होगा। क्या लगता है 2019 में जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा मामला गर्म होता रहेगा? बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव आते हैं कुछ न कुछ जो सिउफा होता है वो निकल के जरूर आता है, कभी ईवीएम का मुद्दा हो या फिर कुछ और मुद्दा हो। मेरा सवाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर बैलेट पेपर से मतदान कराएं, जिसके बारे में कहा जाता था कि बैलेट बॉक्स से जिन निकलता है। जो याद होगा लालू जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम कहा जाता था, आरोप लगाए जाते थे कि बैलेट बॉक्स से जिन निकलता है। तो बैलेट पेपर भी भरोसे के लायक नहीं है, उसको भी बदला जा सकता है, पूरा बैलेट बॉक्स ही बदल सकते हैं। और ईवीएम पे आप कहते हो कि ईवीएम
टेम्पर प्रूफ नहीं है, उसको हैक किया जा सकता है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या विकल्प है, फिर से बैलेट पेपर की तरफ लौटे? तो मेरा मानना यही है कि जो चीजें हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप वह उसको प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ वाकई को ईवीएम को हैक किया जा सकता है, अगर नहीं तो फिर आप इल्जाम लगाना इस तरह का बंद कीजिए। यानी अभिजीत और तरुण शर्मा दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभिजीत का सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगा रही हैं तो साबित भी करें, क्योंकि जनता भी ये उम्मीद करती है आपसे, क्योंकि आप भी देश की दिशा और दशा तय करने की बात करते हैं, तो अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसे साबित भी करिए और इस पर एक मत होकर इसको एक तरफ कीजिए, या तो इधर या इधर। ईवीएम अगर हैक हो सकती है तो साबित करिए, नहीं हो सकती है तो खामोश बैठिए, लेकिन इसको तय करिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, बापू की। यानी 1915 में जिस दिन वो दक्षिण अफ्रीका से और बाहर से वापस आए, उस दिन से आज तक इसको बाकायदा अगर देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर प्रवासी भारतीयों के लिए यानी एनआरआईज के सम्मेलन के तौर पर मनाया जाता है। संदीप हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ दिग्विजय मिश्र भी रहेंगे, यूपी के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे भी बात करेंगे। संदीप, प्रवासी भारतीय जो है एक बड़ी रीढ़ है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, भारत में वो एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत के एम्बेसडर के तौर पर प्रवासी भारतीय भारत का नेतृत्व करते हैं विदेशों में। देखिए, आज पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। वैसे तो ये सम्मेलन 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वहां पे प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, इस वजह से ये 21, 22 और 23 को मनाया जा रहा है। सबसे पहले जैसा आपने बताया कि महात्मा गांधी को 1915 में जब वो वापस लौटे थे तो सबसे पहला उन्हें कहा जाता है प्रवासी, और एनआरआई को खासकर जब ये यहाँ पे सम्मानित किया जाता है उनके अलग अलग क्षेत्रों में अपने जो उन्होंने काम किए हैं भारत से बाहर और भारत का जो नाम किया है उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाता है और उसी कार्यक्रम में आज पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। यानी लगता है कि प्रवासी भारतीयों को एकजुट करके एक तरह जिस तरह से एक सिंबॉलिक तौर पर जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को लेकर यहां पर वो उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है, पिछली बार भी आपने देखा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बाहर से जो प्रचार मिलता है उसका जो कैनवस है बड़ा वाइड होता है। अब इसको लुभाने की कोशिश कहें या फिर वाकई में सम्मान तो है ही इन लोगों का, क्योंकि बाहर अब देश में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, इस वजह से लोग बाहर जाते हैं, पर बाहर जाके भी लोग देश का नाम करते हैं। तो हम नेगेटिव को छोड़कर थोड़ा पॉजिटिव में देखें कि बाहर जाके नाम होता है और जो है बाहर से काफी सोर्सेज भी हमारे फिर देशों में आते हैं, काफी ऐसे। दिग्विजय मिश्र भी जुड़ गए हैं, स्टेट हेड हैं यूपी के, और जरा देखते हैं दिग्विजय के पास चलने से पहले जरा देखते हैं पीएम मोदी ने खुद क्या कहा है और किस तरह से उनको सम्मानित किया है। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। ये एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे देश में कहा था। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। दिग्विजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधना नहीं भूले हैं, उन्होंने बाकायदा प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में भी ये बात कही कि एक पूर्व पीएम ने कहा था कि 1 रुपया जब दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे ही वहां पर पहुंच पाते हैं। क्या क्या वहां के आकर्षण है आज के प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में? आजाद जी, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रवासी भारतीयों की, तो प्रवासी भारतीय में जितने भी बाहरी देश हैं उस मुख्यतः हर एक देश से लोग आए हैं, चाहे हम डेनमार्क की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, और ये वो प्रवासी हैं जो कहीं न कहीं हमारे देश का सम्मान भी है, गौरव भी है, और बहुत लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया गया और उन लोगों से ये गुजारिश भी की गई कि जिस तरीके से आप लोगों ने विदेशों में जाकर के अपने देश का परचम लहराया है, उसी तरीके से आप अपने देश में आकर के भी यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारें और विकास में अपना योगदान दें। और सबसे बड़ी बात आजाद जी ये है कि अगर हम बात प्रधानमंत्री की करें तो आज मंच साझा करते हुए उनके साथ सुषमा स्वराज हों या फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री हों या फिर नरेंद्र मोदी जी हों या फिर अगर हम बात करें इन सारे लोगों की उपस्थिति में ऐसा लग रहा था कि अगर विकास का रथ इसी तरीके से चलता रहा तो निश्चित रूप से 2019 के अगर हम बात करें आने वाले 2025 तक भी, तो निश्चित रूप से अगर देश का
सिक्का ऐसे ही बदलता रहा, सूरत ऐसे बदलती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि सूरत हाल जो है वो विकास। दिग्विजय, एक सवाल आपसे ये बनता है, कई बार हम लोग सिर्फ चुनावों को एक माइलस्टोन मानते हैं, मील का पत्थर समझ के हम सोचते हैं कि 2019 2025, लेकिन अगर प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहकर भारत की एक तरह से नुमाइंदगी करते हैं और अपनी रोजी रोजगार को वहां तलाश करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर उनको भारत पर, यहां की अर्थव्यवस्था पर, यहां के माहौल पर, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा होता है और वो वापस यहां पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीनन एक लॉन्ग टर्म फायदे होने की बात हो सकती है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा बहुत से यहां से उद्योगपति पलायन करके बाहर चले गए हैं, अगर ये लोग जो लाखों लोग, करोड़ों लोग बाहर रह रहे हैं, अगर ये लोग यहां आते हैं, भले ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, लेकिन ये बड़ा बदलाव हो सकता है देश के लिए। सही कहा आपने आजाद जी, निश्चित रूप से स्थिति जो है और बेहतर हो सकती थी, और इसको हम लोग नहीं, इस बात से नकार नहीं सकते कि ये चुनाव के मद्देनजर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो अगर प्रवासी भारतीय की अगर हम बात करें तो ये 2003 में शुरू हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी, उसके बाद से ये वाराणसी में रखी गई है प्रवासी भारतीय की ये सम्मेलन। इसके पहले सिंगापुर और अन्य देशों में भी हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की और चुनावी मुद्दों की, तो इस बात से हम नकार नहीं सकते। यानी लगता है कि देश का माहौल अच्छा हो, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, बाहर के लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो, भरोसा करें, ये शायद बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय और संदीप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, बल्कि बात करते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की और बीजेपी के टकराव की। अमित शाह की रैली के बाद वहां पर लगातार टकराव बढ़ा। 20 जनवरी को उनको जाना था, बीच में वो बीमार हो गए, लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर अमित शाह की रैली को लेकर ममता बनर्जी रिजिड हुई, हार्ड हुई, उन्होंने वहां पर परमिशन देने को, कोर्ट के बाद परमिशन मिली, फिर हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए परमिशन नहीं मिली, ये तमाम कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही महारैली के नाम पर ममता बनर्जी ने एक गठबंधन, बल्कि महागठबंधन किया और बीजेपी को चैलेंज पेश किया। उसी चैलेंज को शायद मीट आउट करने के लिए अमित शाह वहां जा रहे हैं और बाकायदा वहां पर जायजा लेंगे और एक तरह से बड़ी रणनीति बनेगी। निशांत राय हमारे साथ रहेंगे, प्रणय शर्मा हमारे साथ रहेंगे, प्रणय शर्मा से हम पूछेंगे, लेकिन पहले देखते हैं समर्थक क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद प्रणय शर्मा के पास चलेंगे। यहाँ पे मैंने आज अभी सर्वभारतीय का सभापति अमित शाह जी आ रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आ रहा है, वो हमारा बहुत बढ़िया फैन है, और हमारा देश में अभी जो चल रहा है मोदी जी को बहुत जरूरी है, लेकिन 5 साल में कुछ नहीं कर सकते। मैं सभी लोगों के पास हाथ जोड़कर विनती करते हूँ, मोदी जी को आप लोग फिर रखिए, वो बहुत बढ़िया आदमी है, उससे विकल्प कोई हो नहीं सकते। देशवासी के पास हमारा एक निवेदन है, प्लीज आप लोग सब मिलकर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए। जी हां, ममता बनर्जी ने एक चैलेंज पेश किया था, उसको मीट आउट करने के लिए अमित शाह वहां जा रहे हैं, यानी रणनीति का जवाब रणनीति से और रैली का जवाब रैली से। प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, राजनीति गर्मा गई है, 2019 सिर पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसे कहते हैं एपिक सेंटर बन गया राजनीति का। बिल्कुल, और यही वजह है कि अमित शाह अभी ठीक ही हुए हैं, कुछ दिन ही उन्हें ठीक हुए हैं, और बल्कि डॉक्टर्स का ये कहना था कि अमित शाह को आराम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो पश्चिम बंगाल में रैली करने पहुंच गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि लगातार 3 दिन पश्चिम बंगाल में वो रहेंगे और उसके बाद दिल्ली आएंगे, और आज की उनकी रैली कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां पर वो पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो वो महागठबंधन को लेकर भी अपनी बात को सामने रख सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान महागठबंधन को लेकर आया, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान आया, लेकिन अमित शाह महागठबंधन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ अपनी बात सामने रखते हैं, वो आज रैली के जरिए रखेंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने महागठबंधन को साथ करने में एक अहम रोल निभाया था, और ममता बनर्जी को लेकर कई नेता भी इस बारे में अपना विचार रख रहे थे कि वो 2019 में प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में ये रैली कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, और पश्चिम बंगाल के गढ़ में बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार
बार हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार और बीजेपी के बीच में काफी तनातनी भी रही और कोर्ट तक मामला पहुंच गया, लेकिन आखिरकार उन्हें रैली करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि हेलीकॉप्टर का जिक्र आपने किया, उसको लेकर भी काफी ज्यादा वाद विवाद हुआ और अब कुछ ही देर बाद अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और सबसे अहम बात यही रहेगी कि महागठबंधन को लेकर अमित शाह क्या कुछ बयान सामने रखते हैं। अपने एक सवाल उठ रहा है, जैसे 42 सीटें हैं वहां पर लोकसभा की, बड़ी अहम सीटें हैं अगर देखा जाए, और वो एक तरह से किंग मेकर वाली स्थिति में हो जाती है ममता बनर्जी, जिस तरह से वहां पर उनको बढ़त मिलती है। लेकिन 27% लगभग मुस्लिम मतदाता है। कहा यह जा रहा है, जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि अमित शाह वहां जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस बार शायद वहां पर कुछ मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे जा सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालांकि कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर हम चुनावी बिसात की बात करें तो वो एक अलग तरह की है और पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की नजर पिछले काफी समय से बनी हुई है। खासतौर से बाबुल सुप्रियो को भी काफी अहम जिम्मेदारी वहां पर दी हुई है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एक बड़ी संख्या में जो सीट्स हैं वो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और ऐसे में ममता बनर्जी हमने देखा है कि उन्हीं सीट के दम पर किस तरह से यूपीए सरकार में भी एक अहम पद पर रह चुकी हैं। लेकिन मौजूदा अगर स्थिति की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी वहां पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हमने देखा पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर कभी भी सरकारें मौजूद नहीं थी, वहां पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। प्रणय, आपको लगता है कि एक एक सीट अहमियत रखती है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की 42 सीटें खासतौर से अट्रैक्शन का एक तरह से बिंदु बनी हुई है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं उसी बात पर आ रहा था कि हिंदी प्रांतों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर बीजेपी को झटका लगा है और बीजेपी ये भी मानती है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में भी समय का थोड़ा सा भाव है, आप नजर बनाए रखें और दोबारा आपसे इस पर लेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर बर्फबारी का लुत्फ टूरिस्ट जरूर ले रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल लोहा ले रहे हैं आतंकवादियों से। 2 मुठभेड़ हुई हैं और उसमें आतंकियों को ढेर किया गया है। अगर देखा जाए लगभग 250 आतंकी अब तक जो हैं काफी दिनों में, जिसे कहना चाहिए, ढेर कर दिए गए हैं और अभी भी लगातार सुरक्षा बल अपनी बहादुरी से लोहा ले रहे हैं। सनम एजाज से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस एनकाउंटर में क्या उनके पास अपडेट है, क्या खबर है, क्योंकि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों ने बाकायदा उन मंसूबों को नाकाम कर दिया है, बल्कि कहा जाए नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है, जो कि देश के और देशवासियों के खिलाफ आतंकवादी बनाते रहे हैं। एक तरह से देखा जाए बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। सनम एजाज से कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जानने की कोशिश करेंगे, लाइव जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं श्रीनगर से उनको, ताकि वो हमको ताजा अपडेट मुहैया करा सकें। 2 से 3 आतंकी जो घिरे थे उसकी बताया जा रहा था, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है अब तक की जो जानकारी मिली है हमको, और ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। पिछले साल जो सुरक्षा बलों ने 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था। कर रहे हैं, लगातार जानने की कोशिश करेंगे, अगर वहां से उनको मिल जाते, नहीं तो अशफाक गौहर को जोड़ेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि जानकारी हमको मिल जाए। कोई हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और श्रीनगर से बिलोंग भी करते हैं, अशफाक गौहर को हम कोशिश करेंगे कि वो आ जाए, नहीं तो सनम एजाज। हिलाल अंजूरी हमारे साथ जुड़ गए श्रीनगर से। हिलाल अंजूरी, आज के एनकाउंटर के बारे में आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? हिलाल, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हिलाल, आपको आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ हिलाल, आज का एनकाउंटर जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया है और उसके अलावा एक एनकाउंटर और था, जरा थोड़ा सा अपडेट हमको दे दें ताकि हम दर्शकों तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, एक तो जो जिला बडगाम के चारशेख इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था जो रात के दौरान ही खत्म हुआ और उसमें 3 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। लेकिन उसके साथ ही अगर बात की जाए, शोपियां का हैप शेरमार इलाका है जहां पर एक हाइडआउट के अंदर कुछ मिलिटेंट छुपे थे और जिसमें कुछ टॉप हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट भी शामिल हैं। तो उनकी आज सुबह ही वहां पे एक एनकाउंटर हुआ और उसमें भी जो है 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और उसके बाद पूरे इलाके में क्लैशेस चले और उन क्लैशेस के दौरान
जो 4 जर्नलिस्ट जो है वो भी जख्मी हुए हैं और पूरे इलाके में इस वक्त हालात जो है काफी कशीदा है और इसके साथ साथ पूरे इलाके में अच्छा, अक्सर होता है कि एनकाउंटर के बाद जिस तरह से आम पब्लिक वहां पर जो प्रोटेस्ट करती है या सड़क पर आ जाती है, ये अपने आप में परेशानी की वजह बनती है सुरक्षा बलों के लिए? जी बिल्कुल, बहुत समय से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रिपल टायर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं वो एनकाउंटर साइट पे जाते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं और ये बहुत समय से हम देख रहे हैं कि इससे कोई चेंज नहीं आ रही है। और यानी बर्फबारी के अलावा मौसम वहां का बदलाव और लोगों का मजाहमत जिसे कहना चाहिए स्थानीय लोगों की, वो भी परेशानी की वजह है सुरक्षा बलों के लिए। जी बिल्कुल, मौसम चूंकि काफी डाउन है और बर्फबारी भी हो रही है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो उसके दौरान भी जो कोई भी ऑपरेशन कंक्लूड करने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें दिक्कतें जरूर आ रही हैं। उसके साथ साथ जब फिलहाल आप नजर बनाए रखें, अगर कोई और अपडेट होगा हम जरूर आपके पास दोबारा आ सकते हैं। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। 2-3 दिन पहले हमने जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनसे बात की थी, हमारे प्रणय शर्मा ने बाकायदा बातचीत की और उन्होंने एक वार्निंग जिसे कहना चाहिए जारी की थी, बल्कि एक अनुमान जारी किया था, पूर्वानुमान, कि 2 से 3 दिन में ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है। और वो अनुमान जो था पूर्वानुमान मौसम विभाग का सही निकला। प्रिया जुनेजा हमारे साथ रहेंगी। मौसम बदल रहा है, लोग एंजॉय भी हालांकि कर रहे, परेशानी भी बढ़ी है, लेकिन क्या बदलाव है? बारिश हुई है, ओला भी गिरे हैं, ओला मतलब उबर वाला नहीं, ओला वाला। जी, ओलावृष्टि भी हुई है और ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के सभी इलाकों में ओलावृष्टि नहीं हुई, बल्कि कुछ ही इलाकों में ओलावृष्टि देखी गई है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे लोगों को ठंड महसूस हो रही है। अगर सिर्फ बारिश हो जाए तो ऐसे में तापमान सामान्य रहने की बात मौसम विभाग लगातार कह रहा है, लेकिन अगर बात ठंडी हवाओं की जाए और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि सुबह जैसे ही लोग उठे तो मौसम का जो मिजाज है वो काफी बदला हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह दिन में रात देखी गई उससे कहीं ना कहीं लोगों में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि जो लोग ऑफिस की तरफ जा रहे थे, दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उनको काफी परेशानी इस वक्त देखने को मिली। लेकिन प्रिया, एक बड़ा सवाल, जैसे पॉल्यूशन था, कई दिन से चर्चा हो रही थी, धुंध थी, लेकिन बारिश होने से वो पॉल्यूशन कुछ छटा है, कुछ घटा है, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही थी। बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है और अगर आज की कुछ तस्वीरें देखी जाए तो आपको प्रदूषण कहीं नहीं दिखेगा और विजिबिलिटी काफी अच्छी है, आप देख पा रहे हैं दूर तक। लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए है। मुश्किल यही है दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषण ज्यादा रहता है, ऐसे में बस एक शॉर्ट पीरियड के लिए इस तरह के प्रदूषण का स्तर कम होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। प्रिया, रात भर ऐसा लगता रहा जैसे धूम धड़ाम होती रही, बादल गरजते रहे, ओला भी गिरा। लेकिन अब एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, जो आपकी सिविक बॉडीज है, चाहे वो एमसीडी हो, नगर निगम हो, जो दिल्ली एनसीआर के नगर निगम में वाटर लॉगिंग देखने को मिली है। अभी हम बाहर निकले हैं, अंडर ब्रिज से निकले तो वहां पानी भरा हुआ है, गाड़ियां बंद हो रही हैं। क्या लगता है एक दिन की बारिश भले ही पॉल्यूशन से राहत दे, लेकिन पोल भी खोल देती है सारी बॉडीज की? बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है, लगातार ये बात हम लोग भी दोहराते हैं और सिर्फ इसी मौसम में नहीं, ये तो बिन मौसम की बरसात लगातार कही जा रही है। लेकिन कल रात से ही जिस तरह बिजली कड़क रही थी, सभी को ये पता था, पूर्वानुमान पहले ही लगा लिया गया था कि आज और कल के दौरान बारिश तेज हो सकती है। ऐसे में किसी भी तरह की सहूलियत किसी को नहीं देखने को मिलती। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ऐसी जगह है, जेएलएन मार्ग है, कमला नगर है, जिन जगहों पर अभी भी जाम लगा हुआ है और यहां पर अभी स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जुनेजा। मौसम बदला, लेकिन कहीं ना कहीं जो एमसीडी या एनडीएमसी या जितनी भी सिविक बॉडीज हैं, सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के नगर निगम हो, सभी जगह पर जो वाटर लॉगिंग है, जिसे कहना चाहिए किसी भी सिविलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्रेनेज सिस्टम, वो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फ्लॉप नजर आता है। ये बड़ा सवाल भी है और बड़ा एक तरह से धब्बा भी है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।